इस फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है डॉक्टर रॉबर्ट नेविल एक वायरोलॉजिस्ट हैं जो न्यूयॉर्क शहर के अंतिम जीवित व्यक्ति था। रोज हवाई जहाज पर गोल्फ की प्रैक्टिस करना, फिर स्पोर्ट्स कार में बैठकर अपने पुराने दोस्त सैम के साथ खाली न्यूयॉर्क शहर में स्पीडिंग करना उसकी दिनचर्या थी। सूरज ढलने से पहले घर पहुंचना जरूरी था और दरवाजे पर पहुंचते ही हाई प्रूफ अल्कोहल छिड़कता ताकि उसकी और उसके कुत्ते की गंध छिप जाए। खिड़कियां और दरवाजे मोटी लोहे की चादरों से बंद थे ताकि कोई अंदर न घुस सके। रात होते ही पूरे शहर में चीखें गूंजने लगतीं। वह और उसका कुत्ता बाथटब में छुप जाते, बंदूक को गले लगाए शांति से सूरज निकलने का इंतजार करते। एक अज्ञात वायरस ने इंसानों को संक्रमित कर दिया था, जिससे पीड़ित लोगों में रेबीज जैसे लक्षण दिखाई देते। वे किसी को भी काट लेते, किसी भी जीवित चीज को खा जाते। न्यूयॉर्क एक खाली शहर बन चुका था, लेकिन इन खून खराबे वाले ज़ॉम्बीज़ की एक कमजोरी थी, रोशनी। इसलिए वे सिर्फ रात में ही शिकार के लिए निकलते। वह अपने ज्ञान के अनुसार इकलौता इंसान था जिसे वायरस का इम्यूनिटी थी, इसलिए वह न्यूयॉर्क का आखिरी जीवित इंसान बन चुका था। जिंदगी बेहद उबाऊ हो गई थी, लेकिन वह हर दिन खुद को यही बताता कि सब कुछ नॉर्मल है। सालों से वह म्यूटेटेड चूहों पर प्रयोग कर रहा था, उनमें अपना सीरम इंजेक्ट करता, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। हर बाहर जाने पर वह नई कार लेता। आखिरकार खड़ी पड़ी कारों का कोई फायदा तो नहीं था। वह सुपरमार्केट जाता, वहां मैनिक्विन्स रखता, उनसे बातें करता, सामान चुनकर कैशियर को पैसे देता। हालांकि कैशियर भी एक मैनिक्विन ही था। वह रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में मैसेज भेजता, बताता कि वह हर दिन 12 बजे न्यूयॉर्क पोर्ट पर मिलने के लिए तैयार रहता है। अगर कोई सर्वाइवर हो तो वह उससे मिल सकता है। पोर्ट के पास एक डेस्क लगाकर वह इंटरव्यूअर की तरह बैठता, उस अजनबी का इंतजार करता जो शायद कभी आए ही ना। काम खत्म करने के बाद वह सूरज ढलने से पहले फाइटर जेट पर गोल्फ की कुछ। तभी उसके कुत्ते ने एक हिरण को देखा और वह तुरंत बंदूक लेकर उसका पीछा करने लगा। जंगली घास से भरी न्यूयॉर्क सड़कों पर चलते हुए उसने अपनी M4 उठाई और निशाना साधा, लेकिन अगले ही पल एक मादा शेर ने हिरण को अपना शिकार बना लिया। वह गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि मादा के पीछे एक नर शेर भी था। वह धीरे से बंदूक नीचे कर लिया और हिरण को उस परिवार के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसका कुत्ता ज्यादा उतावला था और वह एक अंधेरी इमारत में घुस गया। यह अंधेरा, बिना रोशनी वाली जगह ज़ॉम्बीज़ का ठिकाना हो सकती थी। अंदर जाना मौत को दावत देना था, लेकिन कुत्ता ही तो था जो इस खाली शहर में उसका एकमात्र साथी था। उसे छोड़ना कोई विकल्प नहीं था। वह अंदर गया, सांस को रोके हुए, पसीने से तर, खून के निशानों को फॉलो करते हुए जहां ज़ॉम्बीज़ का झुंड सो रहा था। वह चुपके से पीछे हटने लगा और एक टेबल के नीचे अपने कुत्ते को ढूंढ लिया, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने तुरंत गोलियां चला दीं, चीखें गूंज उठीं और वह अपने कुत्ते के साथ भागने लगा। आखिरी पल में वह कांच तोड़कर नीचे कूदा। धूप के संपर्क में आते ही ज़ॉम्बीज़ जलकर राख हो गए। वह और उसका कुत्ता बच गए। इस घटना ने उसे एक नया आइडिया दिया। यह जगह ज़ॉम्बीज़ का अड्डा थी। उसने वहां अपने खून को चारा बनाकर एक जाल बिछाया। कुछ ही मिनटों में एक ज़ॉम्बी फंस गया। तभी एक और ज़ॉम्बी बाहर आया जो धूप में जलते हुए भी उस पर चीखता रहा। वह हैरान रह गया, शायद ये रात के शिकार विकसित हो रहे थे। उसने पकड़ी गई मादा ज़ॉम्बी को लैब में ले जाकर उसे अपना सीरम दिया। ज़ॉम्बी का दिल धीरे धीरे स्थिर होने लगा, मानो वह इंसानी अवस्था में लौट रहा हो। लेकिन तभी बाकी प्रयोगों की तरह उसकी धड़कन रुक गई। उसे सीरम को न्यूट्रलाइज करना पड़ा ताकि वह बच जाए। निराश होकर वह फिर से अपनी दिनचर्या में लौट आया। एक दिन वह ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में कार चला रहा था और वे भी हर तरह से जवाबी हमला कर रहे थे। उनका एक नेता भी था जो उन्हें हमला करने का निर्देश दे रहा था। ज़ॉम्बीज़ ने उसकी कार को पलट दिया और नेता उसके करीब आया, लेकिन तभी बाहर अल्ट्रावायलेट लाइट जल उठी, जिससे ज़ॉम्बीज़ भाग खड़े। उसे एक औरत और एक बच्चे ने बचा लिया। वे उसके रेडियो मैसेज सुनकर आए थे। वह उन्हें ज़ॉम्बीज़ द्वारा बनाए गए जाल के पास ले गए। उसे यकीन नहीं था कि ज़ॉम्बीज़ इतने स्मार्ट हो सकते। उसका मानना था कि वे बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बी हैं, जिनमें इंसानी सोच विकसित नहीं हो सकती। लेकिन उसी रात ज़ॉम्बीज़ ने उसके घर पर हमला कर दिया। सैकड़ों उसने अल्ट्रावायलेट लाइट जलाई, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने खुद को बलिदान करके उसे तोड़ दिया। मजबूरन उसने आखिरी हथियार, पहले से लगाए गए बम को डिटोनेट कर दिया। लेकिन इतने बड़े धमाके के बावजूद ज़ॉम्बीज़ नहीं हटे। वे दीवारों पर चढ़ते रहे, छत में छेद कर दिया।
वह औरत और बच्चे को लेकर लैब में छुप गया। तभी उन्होंने देखा कि जिस मादा ज़ॉम्बी को उसने पकड़ा था, वह धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थी। उसका सीरम काम कर रहा था। तभी ज़ॉम्बीज़ ने दरवाज़ा तोड़ दिया। नेता ने शीशे पर जोर से वार किया और कुछ ही चोटों में वह टूटने लगा। वह चिल्लाया, मेरे पास इलाज है, मैं तुम्हें इंसान बना सकता हूँ। नेता रुक गया। उसने शीशे पर एक तितली बना दी, क्योंकि मादा ज़ॉम्बी के पीठ पर भी वही टैटू। वह उसकी पत्नी। वह समझ गया। ये जम प्यार और तर्क को समझने लगे थे और उसने उनके नेता की प्रियतमा को छीन लिया था। उसने सीरम निकाला, औरत से दरवाजा खोलने को कहा और मादा ज़ॉम्बी को वापस नेता के पास भेज दिया। ज़ॉम्बीज़ ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ एक ऐसी नज़र से देखा जो वह कभी नहीं भूल पाएगा। यह एक गर्मजोशी भरा अंत था। आई एम लीजेंड के दो अंत हैं। पहला अंत ट्रेजिक है। जब ज़ॉम्बीज़ शीशे को तोड़ रहे थे तो उसने कुछ सीरम इकट्ठा किया और औरत को दे दिया। उसे और बच्चे को सेफ रूम में छुपाया। फिर अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर देखी और एक ग्रेनेड का पिन निकाल लिया। जैसे ही ज़ॉम्बी ने शीशे को तोड़ा, उसने ग्रेनेड का पिन खींच लिया। यह फिल्म का थिएट्रिकल अंत था, जहां वह ज़ॉम्बीज़ के साथ मर जाता है। आखिर में बची हुई औरत बच्चे को सर्वाइवर्स कॉलोनी तक ले जाती है और उसके सीरम से इंसानियत को बचाने की उम्मीद जगती है।